A very good evening, all of you, and welcome back to the channel Pharmaceutical Formulation Research and Development. Uh, so, in the last lecture 2 days back, we discussed about degradation pathways. So, we will, as I told you in the earlier lecture, we will continue it further. I was not able to take the lectures for past 2 days because of some work commitments, and now today I am comparatively free, so I am back. So in the last lecture we have discussed about degradation pathways, how and what is the way or how we determine the degradation of the drug. So as I told you, while doing the literature survey, we have to determine what type of drug degradation or what pathway the drug follows for degradation. So as I told you, there are four major pathways, that is hydrolysis, in which acidic and basic hydrolysis is there. Then it is followed by oxidation. Then one more pathway for degradation is photolytic degradation, which is due to light, and one more pathway is due to heat. So as I told you, what conclusions we will make depending upon acidic hydrolysis and basic hydrolysis, but depending upon the mechanism of degradation. But one particular thing which is remaining to discuss is from where and how do you get this information about the degradation and all. So the first basic step is to search in Google. In Google you can type the drug's name and ask for degradation pathway. 70% chances are there you may get the desired degradation pathway in Google search only. And in some cases, the desired information might not be available, and then you may have to refer to papers and all. Now, as I told you, right now we are on the part of literature search. We have not actually started the activity of getting the API and the formulation trials and all. So at this stage, इवन अवर सोर्स ऑफ द एपीआई, मतलब एपीआई कहाँ से लेना है वो सोर्स भी अभी फिक्स नहीं है कि कौन से वेंडर से लेना है. तो ये होता है कि यूजुअली वेंडर जो है, वेंडर से जब हमारा वेंडर फाइनलाइजेशन होता है तो वहाँ हमको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है डीएमएफ के थ्रू. जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे बताया था, डीएमएफ इज ड्रग मास्टर फाइल. ये जो है वेंडर ने अपना एपीआई सिंथेसाइज किया है, उसके एग्जिबिट बैच बनाया, यूएसएफडीए को फाइल किया, अप्रूवल किया, तो वो जो फाइल होता है वो ड्रग मास्टर फाइल होता है, जिसमें उनका इंफॉर्मेशन होता है, जो इंफॉर्मेशन हम यूज कर सकते हैं. तो उसमें ड्रग मास्टर फाइल में मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स, मेजॉरिटी क्या ऑलमोस्ट एवरी टाइम जो आपका ड्रग का डिग्रेडेशन पाथवे वो एक चीज मेंशन होती है, और सेकंड चीज जो मेंशन होती है इसमें ड्रग मास्टर फाइल में इज फोर्स डिग्रेडेशन स्टडीज. Force degradation studies. तो ये फोर्स डिग्रेडेशन स्टडीज क्या होती है? तो ये फोर्स करके ड्रग को डिग्रेड किया जाता है टू स्टडी कि कौन सा इम्प्योरिटीज क्या बढ़ता है. अभी इम्प्योरिटीज क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले इतना जस्ट एक्सप्लेन कर दो. फोर्स डिग्रेडेशन स्टडी में जैसे अगर आपको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है तो एसिडिक पीएच में ड्रग को एक्सपोज कर डाले, 24 आवर्स, 48 आवर्स, एक वीक रखे और उसको एनालाइज करके देखे. सिमिलरली बेसिक पीएच में बेसिक ये किया जाएगा. ऑक्सीडेशन इम्प्योरिटी है क्या चेक करने के लिए, वेदर द इम्प्योरिटी इज अच्छा, इम्प्योरिटी क्या होती है ये हम देखते हैं, पहले इतना ये कर ले. ऑक्सीडेशन पाथवे डिटरमाइन करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में रख दिया जाता है ड्रग को, वहां का डिग्रेडेशन देखते हैं, और सिमिलरली हायर टेम्परेचर्स पे उस पर देखते हैं. तो ये फोर्स डिग्रेडेशन स्टडी होती है, और ये फोर्स डिग्रेडेशन स्टडी आपको डीएमएफ में मिल जाती है. लेकिन इस केस में अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं, हमारा एपीआई आया नहीं, हमको डीएमएफ मिला भी नहीं है, क्योंकि डीएमएफ वेंडर के साथ जब तक आप एग्रीमेंट नहीं करते वेंडर आपको डीएमएफ नहीं देता है. तो इस स्टेज में वो डीएमएफ आपके पास में अवेलेबल नहीं है. तो जो बेसिक ये है, ये आपकी सब गूगल पे होती है, ये सर्च गूगल पे होती है, या फिर थ्रू आप केमिस्ट्री के जर्नल्स या
साइंटिफिक जर्नल्स के थ्रू आप डिग्रेडेशन पाथवे ढूंढ सकते हो। 70-75% टाइम आपको गूगल पे मिल जाता है, और नहीं मिला तो भी अगेन आपको पेपर से तो मिल जाता है, वो पेपर से मिल जाता है। उसके अलावा जैसे फिर यह है कि एक फोर्स डिग्रेडेशन स्टडी आपको डीएमएफ में आगे मिलेगी। ये मैं अभी इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि फिर वहां जाएंगे तो एक कंफ्यूजन होगा कि फिर ये पहले क्यों किया। तो ये है कि फोर्स डिग्रेडेशन स्टडीज जो होते हैं, जो डेटा अवेलेबल होता है फोर्स डिग्रेडेशन का, फोर्स करके उसको डिग्रेड करवाया जाता है। तो उस हिसाब से आपको समझ में आता है कि कौन सा पाथवे डिग्रेडेशन का फॉलो कर रहा है। उस बेसिस पे आप अगेन डिसाइड कर सकते हो कि आपके फॉर्मुलेशन अप्रोच कैसा होगा, आप प्रोडक्ट को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करोगे। अभी जो चीज जो मैं बोलना चाहूंगा और एक बार, क्योंकि हम ये डिग्रेडेशन पाथवे ये कर रहे हैं, तो डिग्रेडेशन होता क्या है? डिग्रेडेशन इज जो आपका केमिकल स्ट्रक्चर है एपीआई का, वो डिग्रेड होता है, डिग्रेड होके और दूसरा कोई केमिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और वो फॉर्म स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है उसको हम लोग इम्प्योरिटीज बोला करते हैं। समझे? इम्प्योरिटीज जो होते हैं, जो भी आपका एक मेन स्ट्रक्चर होता है, और उसमें से जब वो डिग्रेड होगा, डिग्रेड होके जो भी आपके साइड प्रोडक्ट जो बनता है, साइड प्रोडक्ट जो बनता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको डिग्रेडेशन, उस प्रोडक्ट को या फिर जो साइड में केमिकल सिंथेसाइज हो रहा है उसको इम्प्योरिटी बोला जाता है, बिकॉज दैट इज इम्प्योर। और इसी तरीके से जब भी डिग्रेडेशन होता है तो डिग्रेडेशन में यही होता है कि उसके कोई इम्प्योरिटीज जो है वो बढ़ते हैं, बिकॉज जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टर्ब हो रहा है और वो कोई नया स्ट्रक्चर को राइज दे रहा है। और इम्प्योरिटीज बहुत सारे होते हैं, हर ड्रग की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे ड्रग का स्ट्रक्चर रहा उस टाइप के इम्प्योरिटीज उसमें जनरेट होंगे। तो इसको हम अभी उतना ज्यादा नहीं देखेंगे, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर आप कोई मॉलिक्यूल ले लो तो आपको उसके मॉलिक्यूल के लिए इम्प्योरिटीज कहाँ से देखेंगे आप, या क्या इम्प्योरिटीज है, या इम्प्योरिटीज का नाम क्या है, ये देखने के लिए आपको रिफर करना पड़ेगा यूएसपी को, सबसे फर्स्ट चीज। So what is USP? I think you all are pharma, M.Pharm student, B.Pharm student. USP is nothing but United States Pharmacopoeia. तो ये फार्माकोपिया जो है ये एक स्टैंडर्ड्स का और मोनोग्राफ्स का कंपाइलेशन होता है। इसमें एपीआई के रिलेटेड भी मोनोग्राफ्स होते हैं और फिनिश प्रोडक्ट के रिलेटेड भी मोनोग्राफ्स होते हैं, और इसमें आपको लिमिट्स वो सब मिलते हैं और क्या डिग्रेडेशन पाथवे हो सकता है। एक फुल प्रोबेबिलिटी ऐसी हो सकती है कि आपका एपीआई या फिनिश प्रोडक्ट इस मोनोग्राफ में ना हो। 10 to 15% चांसेस, 85% चांसेस आपको यूएसपी में होता है, और आपको यूएसपी के स्टैंडर्ड से या यूएसपी के स्पेसिफिकेशन से कंप्लाई हर हाल में करना होगा। तो जब आप यूएसपी देखोगे तो बात कर रहे थे हम लोग इम्प्योरिटीज की, तो जैसे मैंने बताया इम्प्योरिटीज जनरेट कैसे होती है, जो बेसिक मॉलिक्यूल है आपका, जो भी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है अंडर स्ट्रेस कंडीशन, वो चाहे एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो या बेसिक हाइड्रोलिसिस हो या ऑक्सीडेशन हो या मॉइस्चर हो या फोटोलिसिस हो या थर्मल हो, इन सब में होके वो मॉलिक्यूल कुछ साइड प्रोडक्ट्स बना देता है। अब वो साइड प्रोडक्ट्स हो सकता है टॉक्सिक भी हो, वो साइड प्रोडक्ट हो सकता है टॉक्सिक ना हो, बहुत कम चांसेस होते हैं कि टॉक्सिक ना हो, या उन साइड प्रोडक्ट्स पे उतना स्टडी नहीं किया जाता है, तो उन सब साइड प्रोडक्ट्स को इम्प्योरिटीज कहा जाता है। या फिर उनको और एक चीज कहा जाता है रिलेटेड सब्सटेंस, उस जो मेन पर्टिकुलर आपका स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं उसको रिलेटेड सब्सटेंसेस कहा जाता है। और ये रिलेटेड सब्सटेंसेस अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये रिलेटेड सब्सटेंस जो होते हैं या जो इम्प्योरिटीज होते हैं, इनके लिमिट्स डिफाइंड होते हैं, और आपके ना ही एपीआई में ना ही फिनिश प्रोडक्ट में उसके ऊपर डिग्रेडेशन होना चाहिए, उस पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो इस हिसाब से अब क्योंकि अभी तक आपके पास में डीएमएफ नहीं आया, आपने एपीआई का वेंडर सोर्स सेलेक्ट नहीं किया है, तो आप यूएसपी को रिफर करिए। आप यूएसपी जब रिफर करोगे तो आपको यूएसपी में वो मॉलिक्यूल मिलेगा, मोनोग्राफ मिल जाएगा, और उस मोनोग्राफ में एपीआई के मोनोग्राफ में एसे के टेस्ट मेंशन होंगे, और आपका फिजिकल टेस्ट मेंशन होंगे, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट मेंशन होंगे, केमिकल टेस्ट मेंशन होंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है, जो भी उस ड्रग के रिलेटेड अवेलेबल है वो सब होगा। उसी में से एक टेस्ट जो दिया हुआ होगा लिमिट फॉर रिलेटेड सब्सटेंसेस।
लिमिट ऑफ रिलेटेड सब्सटेंसेस, ये अलग अलग नाम से दिया हो सकता है, कहीं इम्प्यूरिटीज दिया हो सकता है, कोई रिलेटेड सब्सटेंसेस। तो जैसे मैंने बताया, जो साइड प्रोडक्ट होते हैं वो आपके फॉर्मुलेशन में या ड्रग में एक पर्टिकुलर लिमिट में होना चाहिए। वो लिमिट यूजुअली यूएसपी में मेंशन होती है उस पर्टिकुलर साइड प्रोडक्ट के। और मेजॉरिटी टाइप वो जो साइड प्रोडक्ट्स होते हैं उसका, क्योंकि सिंथेसिस के टाइम पे और जो भी केमिकल सिंथेसिस करते हैं वो लोग उसको स्टडी कर रहे होते हैं। तो स्टडी करके वो लोग ऑलरेडी इम्प्यूरिटीज कौन से हैं या कौन से रिलेटेड सब्सटेंसेस है पता करते हैं। तो जो रिलेटेड सब्सटेंसेस है जो हमको पता होता है, जिसका नाम या केमिकल स्ट्रक्चर, उसको बोला जाता है नॉन इम्प्यूरिटीज। नॉन इम्प्यूरिटीज। और जो स्ट्रक्चर वेंडर ने या लिटरेचर में जिसका स्ट्रक्चर नहीं पता है, जिसका कैरेक्टराइजेशन नहीं हुआ है, उनको कहा जाता है अननोन इम्प्यूरिटीज। तो आपको ये दोनों भी इंफॉर्मेशन, अब जब नॉन इम्प्यूरिटीज रहते हैं तो उस पर्टिकुलर ड्रग के नेम के रिलेटेड में इम्प्यूरिटीज होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डाइपरिडोमॉल ले लो तो उसमें एक इम्प्यूरिटी होती है डाइपरिडोमॉल रिलेटेड कंपाउंड है, डाइपरिडोमॉल टार्टरेट, इस तरीके के इम्प्यूरिटीज के नाम होते हैं। तो वो इम्प्यूरिटीज जो होता है जब केमिकल सिंथेसिस हो रहा है एपीआई का और प्रोसेस डेवलप हो रहा है, तब जो भी केमिकल साइंटिस्ट है वो ऑलरेडी इन इम्प्यूरिटीज को भी कैरेक्टराइज करके इनका स्ट्रक्चर वो पता करके रखता है। तो इसलिए वो नॉन इम्प्यूरिटीज होते हैं। और दूसरे जो होते हैं अननोन इम्प्यूरिटीज होते हैं। तो आपको ये यूएसपी में मिल जाएगा कि आपका इम्प्यूरिटीज जो है वो नॉन इम्प्यूरिटीज है और अननोन इम्प्यूरिटीज है। तो यहाँ पर आपको ये इम्प्यूरिटीज के नेम्स भी मिल जाएंगे और इसके लिमिट्स भी मिलेंगे। यूएसपी में मेजोरिटी ऑफ टाइम लिमिट्स दिए हुए रहते हैं। अब और एक चीज यह भी होती है कि आप जैसे वेंडर टू वेंडर देखोगे तो वेंडर टू वेंडर आपके इम्प्यूरिटीज चेंज होते जाते हैं, बिकॉज हर वेंडर अपना एक अलग अलग सिंथेसिस का पाथवे बनाता है और उस सिंथेसिस के पाथवे के साथ में एक अलग अलग इम्प्यूरिटी जनरेट होती है। तो हो सकता है कि कुछ इम्प्यूरिटी कुछ पर्टिकुलर वेंडर में हो, कुछ इम्प्यूरिटी कुछ पर्टिकुलर वेंडर में ना हो या कुछ अलग भी हो। तो आई होप ये शायद हो सकता है कि ये प्रिलिमिनरी लेवल के लिए आपको थोड़ा सा टॉक्सिक जा रहा है कि बहुत सारा बम्बार्डमेंट कर रहा हूं मैं, बट कुछ इन्फॉर्मेशन अभी समझनी है तो समझनी है। इसके बाद में हम आगे जाके इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ भी आपको समझना होगा कि आपके जो भी ड्रग डिग्रेड होता है उसमें दो टाइप के डिग्रेडेशन होते हैं, एक नॉन इम्प्यूरिटीज होते हैं, एक अननोन। नॉन जो हो गया जिसका नाम पता है, अननोन जिसका नाम नहीं पता है। अब इस नॉन इम्प्यूरिटीज के और अननोन इम्प्यूरिटीज के लिमिट यूएसपी में दिए होते हैं। तो आपको जब भी एपीआई भी मिलेगा, आप अगर यूएसपी कंप्लाइंग एपीआई लो तो आपको वो इम्प्यूरिटीज के साथ कंपाइल करके ही आप कंप्लाई करके ही आपको दिया जाएगा। इट इज नॉट कि आप को ये लिमिट में नहीं मिलता हुआ दिया जाएगा। तो बेसिकली अब ये है। तो हमको डिग्रेडेशन सब देखने का रीजन ये है कि हमको पता होना चाहिए कि कौन सी इम्प्यूरिटी ये बनती है। तो अब जैसे ये जो नॉन इम्प्यूरिटीज मिल गए हमको, इसके लिमिट्स मिल गए हैं, लिमिट्स यूएसपी में मिल गए, तो उस लिमिट के बाहर आप नहीं जा सकते और आपके फॉर्मुलेशन दे दिया। अब ये हो गया यूएसपी में आपको दो चीज देखनी होती है, एक तो एपीआई मोनोग्राफ देखोगे आप और दूसरा आप फॉर्मुलेशन मोनोग्राफ या फिनिश प्रोडक्ट मोनोग्राफ। तो जब आप स्टार्टिंग में तो आप पहले एपीआई में देख लोगे कि कौन सा डिग्रेडेशन पाथवे से है। डिग्रेडेशन पाथवे नहीं भी मिला तो आपको ये इम्प्यूरिटीज मिल सकते हैं। आप ये इम्प्यूरिटीज से बैक जाके आप चेक कर सकते हो कि ये इम्प्यूरिटी कौन से पाथवे से जनरेट हो रही है। तो वो पाथवे आपको फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट के टाइम पे रोकना होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप जब फॉर्मुलेशन स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप के इम्प्यूरिटीज क्या है, नॉन इम्प्यूरिटीज क्या है, अननोन इम्प्यूरिटीज क्या है, उसके लिमिट क्या हो सकते हैं और डिग्रेडेशन पाथवे क्या हो सकते हैं। और उस डिग्रेडेशन पाथवे के बेसिस पे फिर आपका पूरा फॉर्मुलेशन डिजाइन का स्ट्रेटेजी स्टेबल करने के लिए बनेगा। अब सेकेंड थिंग, जैसे एपीआई का मोनोग्राफ होता है वहां फॉर्मुलेशन का भी मोनोग्राफ होता है। कभी जो एपीआई के लिमिट होते हैं वही लिमिट्स फॉर्मुलेशन में होता है। कभी ये होता है कि एपीआई के लिमिट टाइटर होते हैं और फॉर्मुलेशन में थोड़ा सा रिलैक्स लिमिट देते हैं, क्योंकि वहां डिग्रेडेशन ज्यादा होने का चांसेस होता है ये। लेकिन अगेन जैसे ये नॉन इम्प्यूरिटी अननोन इम्प्यूरिटी, और एक चीज जो मैं आपको बता रहा था कि जो ये लिमिट्स है यूएसपी में है, व्हाट इफ के हर नॉन इम्प्यूरिटी अगर या हर नॉन इम्प्यूरिटी का अगर यूएसपी में मेंशन ना मिले,
कुछ इम्प्योरिटीज ऐसे होते हैं जो यूएसपी में ना भी हो, तो उनको आप कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको आईसीएच गाइडलाइन को रेफर करना होगा। ये आईसीएच गाइडलाइन हम आगे जब जाएंगे, जहां हम प्रोडक्ट फाइनल करके, जहां हम डिग्रेडेशन के लिमिट्स या इम्प्योरिटीज के लिमिट्स जब हम फाइनल करेंगे, तो वहां पर ये इम्प्योरिटीज कैसे फाइनल और कैसे फिक्स किया जाता है, डिसीजन मेकिंग ट्री आता है गाइडलाइन में, वो वहां पर डिस्कस करेंगे। ये अगर अभी मैं डिस्कस करूं तो क्योंकि अभी हम लोग बहुत बेसिक चीज पे है और वो बहुत हेवी बम्बार्डमेंट हो जाएगा, तो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट राइट नाउ। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि नॉन इम्प्योरिटीज अननोन इम्प्योरिटीज की लिमिट यूएसपी में है। अगर यूएसपी में लिमिट आपको ठीक से नहीं मिले या कुछ कंफ्यूजन हो, तो आपको आईसीएच के गाइडलाइन फॉलो करके वहां का डिसीजन मेकिंग ट्री से आपको ये लिमिट ये करना होगा। तो आप जब यूएसपी देख रहे हो तो आपको यूएसपी में फिर मिल गया आपका क्या क्या पॉसिबल डिग्रेडेशन होता है, उस हिसाब से आप आपका फॉर्मुलेशन डिजाइन करोगे। अब ये डिजाइन करोगे तो अगेन ये सब पूरी चीजें करने के पीछे ये है कि जो आपका बेसिक मेन मॉलिक्यूल है उससे रिलेटेड जो सब सब्सटेंसेस बन रहे हैं या इम्प्योरिटीज बन रहे हैं, वो इम्प्योरिटीज कुछ केसेस में स्टडी किए हुए होते हैं, कुछ उसमें नहीं होते हैं। जहां स्टडी किए होते हैं वो नॉन हो जाते हैं, जहां नहीं किए होते हैं अननोन होते हैं। तो अननोन के लिमिट मेजरली और टाइट और स्ट्रिंजेंट होते हैं, नॉन के थोड़े से रिलैक्स होते हैं क्योंकि हमको स्ट्रक्चर पता होता है। और यूजुअली ऐसा होता है कि ये जो नॉन के इम्प्योरिटीज के जो लिमिट्स वो भी सेट किए जाते हैं, ये इनका टॉक्सिसिटी डेटा और जब केमिकल सिंथेसाइज हो रहा है, आईपीएस सिंथेसाइज हो रहा है, तो ये सब स्टडीज भी काफी सारे एनिमल्स पे इस पे करके ये लिमिट्स फिक्स किए जाते हैं टॉक्सिसिटी के बेसिस पे। तो हमको ये करने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे फॉर्मुलेशन में कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस जनरेट ना हो या कोई इम्प्योरिटी ना हो। तो ये नॉलेज हमको होना चाहिए कि हमारे पास में हो रहा है इम्प्योरिटीज या नहीं हो रहा है, और जो भी है हम वो पाथवे आइडेंटिफाई करें और उस हिसाब से फिर हम हमारे फॉर्मुलेशन को बनाएंगे। और हम हमारे फॉर्मुलेशन को इस हिसाब से बनाएंगे कि ये लिमिट्स या ये इम्प्योरिटीज ये लिमिट्स क्रॉस ना करें। तो ये हो गया है आप यूएसपी कैसे रिफर करोगे। अगर आपका यूएसपी में मोनोग्राफ नहीं हुआ तो अगेन आपको गूगल पे उस पे ही देखना होगा, या फिर कुछ हो सकता है कि आपको डीएमएफ आने तक वेट करना हो। तो अब जैसे हो गया है डीएमएफ आने तक अगर आपको वेट करना होता है तो थोड़ा लंबा टाइम जाता है, तो स्टिल आप बेसिक सर्च करके देख सकते हो। और इसके अलावा फिर ये जो इम्प्योरिटीज है इनको फिक्स करने के लिए या इनको कम करने के लिए जो भी आप स्टडीज करोगे, वो आपके एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स कैसे डिजाइन होंगे इस नॉलेज के ऊपर में वो हम आगे देखेंगे। अभी फिल वक्त के लिए ये आपको समझ में आ गया कि यूएसपी, डीएमएफ और गूगल, ये तीन जगह से आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। और चौथी चीज जो कि अभी नहीं होती है लेकिन ये एक लेटर स्टेज पे होती है कि अगर आपको फोर्स डिग्रेडेशन डेटा डीएमएफ में भी नहीं मिल रहा है, तो जब आप एपीआई ले लोगे तो आप खुद फोर्स डिग्रेडेशन करके देख लो कि कितना होता है, तो वो आपको और हेल्प कर देगा कि आपका फॉर्मुलेशन को आप कैसे स्टेबलाइज कर सकते हो। तो इसीलिए ये लिटरेचर सर्च में इम्प्योरिटीज देखना, इम्प्योरिटीज डिटरमाइन करना, टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज ये करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज जो मैं अभी आपको जस्ट पासिंग बताऊंगा और जब लिमिट्स फिक्स करोगे ये होगा। तो अभी इम्प्योरिटीज में भी और दो टाइप के, ये नॉन अननोन हो गया। इसके अलावा एक और जो इम्प्योरिटीज होती है, एक होता है प्रोसेस इम्प्योरिटीज, जो जैसे एपीआई सिंथेसाइज जब आप कर रहे हो तो वो सिंथेसाइज होके हो रहा है, इम्प्योरिटीज साइड में बन जा रहे हैं सिंथेसिस में। और दूसरा इम्प्योरिटीज होता है डिग्रेडेशन इम्प्योरिटीज, जो एपीआई पूरा बन गया और उसके बाद डिग्रेड होके अनस्टेबल होके कोई और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है और लिमिट्स हो रहा है, तो वो और एक टाइप के इम्प्योरिटी होते हैं। तो जो इम्प्योरिटीज जो जिनका आपको स्ट्रक्चर या फिर जैसे जो इम्प्योरिटीज है आपके तो जैसे इस हिसाब से नॉन और अननोन का एक पाथवे हो गया आपका कि नॉन इम्प्योरिटी क्या है, अननोन इम्प्योरिटी क्या है। उसी तरीके से आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है, वो ऑफकोर्स यूएसपी में नहीं मिलेंगी, कि आपके प्रोसेस से जनरेट हुए, एपीआई के सिंथेसिस में जनरेट हुए कौन से इम्प्योरिटीज है और आपका डिग्रेडेशन होकर कौन सा इम्प्योरिटीज है। तो यूजुअली क्या होता है, जो प्रोसेस से जनरेट होते हैं एपीआई में इम्प्योरिटीज, वो इम्प्योरिटीज पे आपका कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि वो एपीआई मैन्युफैक्चरर के पास कंट्रोल होता है और वो जितने जनरेट होने होते हैं और वो उस पर्टिकुलर उस पे एपीआई अपना मैन्युफैक्चरर अपना प्रोसेस और अपना पूरा सिंथेसिस इस हिसाब से करता है कि एक लिमिट में वो प्रोसेस इम्प्योरिटीज
ये ना करें। अब 99% चांसेस ये होते हैं कि जो प्रोसेस इंप्योरिटीज है वो एपीआई में जितने हैं आपके फॉर्मुलेशन में भी उतने ही रहेंगे, क्योंकि वो प्रोसेस से एपीआई में ऑलरेडी जनरेट हो गए। तो वो इंप्योरिटीज आपको ज्यादा बॉदर नहीं करते। आपको जो बॉदर करने वाले इंप्योरिटीज होंगे वो होंगे डिग्रेडेशन इंप्योरिटीज। तो जैसा ये एक हो गया रिलेटेड सब्सटेंस, और एक आपका हो गया प्रोसेस इंप्योरिटीज और डिग्रेडेशन इंप्योरिटीज। तो ये जो प्रोसेस इंप्योरिटीज है इसको आपको कभी भी टेंशन नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोसेस में आपके कंट्रोल होता है और ये उस प्रोसेस से, सिंथेसिस के उस प्रोसेस से बने होते हैं, तो ये यहाँ के आपको ये नहीं देंगे। लेकिन ऑफकोर्स जो डिग्रेडेशन इंप्योरिटीज है ये है। तो आप जब नॉन इंप्योरिटीज भी देखते हैं तो नॉन इंप्योरिटीज में अगेन आपके पास में एक ऑप्शन होता है कि आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सा इंप्योरिटी आपका प्रोसेस है, कौन सा डिग्रेडेशन है। ये अगेन आपको डीएमएफ में आगे चल के मिलता है। तो जो आपका प्रोसेस इंप्योरिटीज है उसका टेंशन नहीं लेना होता है। जो कंसर्न होता है द बोन ऑफ कंटेंशन इज द डिग्रेडेशन इंप्योरिटीज, जो कि वो सब पाथवे से होता है। तो अब ये सब क्यों करना है? ये इसलिए करना है कि हमारा फॉर्मुलेशन में ऐसा कोई इंप्योरिटी ना हो जो उस लिमिट को क्रॉस करे। और क्यों एफडीएम को रेगुलेट करता है लिमिट? क्योंकि वो उससे ज्यादा क्वांटिटी हो तो वो टॉक्सिक हो सकता है और वो ह्यूमन बॉडी को हार्म कर सकता है। इसके लिए ये लिमिट सेट होते हैं। लिमिट्स पूरे जो है इंप्योरिटीज के, रिलेटेड सब्सटेंसेस के सेट इसलिए होते हैं कि दे शुड नॉट गिव एनी एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स टू द ह्यूमन बॉडी। उसके लिए ये होते हैं। और जो यूजुअली आपके जो भी है यहाँ से यूएसपी में मिल जाते हैं और आपको नॉन अननोन भी समझ में आता है। आप डीएमएफ करो तो रेफर करो तो आपको प्रोसेस और डिग्रेडेशन इंप्योरिटी भी समझ में आता है। तो आप फिर वहां से डिग्रेडेशन इंप्योरिटीज पकड़ के आपको आगे जाना होता है। और एपीआई में आपका प्रोसेस और डिग्रेडेशन, जो प्रोसेस इंप्योरिटी होते हैं वो एपीआई में कंट्रोल रहते हैं। और यूजुअली जो एपीआई में लिमिट रहती है वही लिमिट उसको अगर फिनिश प्रोडक्ट में भी दो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो उसके ऊपर नहीं बढ़ता है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिग्रेडेशन पाथवे जो आपको देखना है। हो सकता है कि ये आपको थोड़ा सा हेवी लगे, बट इस स्टेज पे ये डिस्कस करना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब आप आगे जाएंगे आपके फॉर्मुलेशन ट्रायल्स वो सब इसी के ऊपर में डिटरमाइंड होंगे। और जब मैं एग्जांपल्स लेके मैं बताऊंगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्यों कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। और फाइनली इन सब के पीछे का गोल ये है कि आपके फिनिश प्रोडक्ट में कोई भी इंप्योरिटी, नॉन अननोन इंप्योरिटी उस लिमिट के बाहर ना हो। अगर उस लिमिट के बाहर होता है तो आपको आपके फॉर्मुलेशन ट्रायल्स मॉडिफाई करके स्टेबल करना होता है। और आप कैसे देखते हो, डिटरमाइन करते हो वो लिमिट्स के बाहर ना हो, ये हो आपको 6 मंथ 40-75 पे ये स्टेबल दिखना है। ये स्टेबिलिटी स्टडी आप करते हो। पहले ये 3 मंथ्स था, अभी कुछ टाइम से ये चेंज होकर 6 मंथ्स हुआ। तो 6 मंथ्स का आप जब स्टेबिलिटी करोगे तो वो 6 मंथ्स के स्टेबिलिटी में आपके ये इंप्योरिटीज वो लिमिट्स क्रॉस नहीं करना है। और ये लिमिट्स कैसे क्रॉस नहीं करेंगे या एपीआई में आप कैसे कंट्रोल करोगे, ये पूरा आपका विल फॉर्म द हार्ट ऑफ योर फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। तो जैसा आपने सॉल्युबिलिटी बढ़ाने का एक आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वैसे ही उसको स्टेबल रखने का भी। भले आपका सॉल्युबिलिटी नहीं, सॉरी, बायो मैच करने का। आप भले बायो मैच कर लो और अगर आपका इंप्योरिटीज में फेल होता है तो आपका प्रोडक्ट फेल है। और आप अगर इंप्योरिटीज में बहुत अच्छा कंट्रोल कर लो, एकदम टाइट उसको ये सब करके प्रोसेसिंग वो करके, लेकिन अगर वो आपका बायो में पास नहीं होता है तो भी आपका प्रोडक्ट फेल है। तो ये हैंड इन हैंड चलता है। तो आपको दोनों चीजों को बैलेंस करके रखना पड़ता है। तो अब आने वाले लेक्चर में हम इससे आगे स्टडी करेंगे। एज ऑफ नाउ आप इतना समझ जाइए कि स्टेबिलिटी क्या होती है। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जैसे मैं बोल रहा हूँ, कि कुछ लोगों को बहुत हेवी लगे। हो सकता है कि कुछ लोग जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको लग रहा होगा कि ये बैठ के क्या बेसिक चीजें पढ़ा रहा है। बट ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये बहुत देखा है कि कॉलेज से फ्रेश पास आए हुए बच्चों को इम्प्योरिटी प्रोफाइल क्या होता है, रिलेटेड सब्सटेंसेस क्या होता है, उसको कंट्रोल करना क्या होता है, उतना नहीं पता होता है। हम लोग ऑफकोर्स बायोफार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं। बायोफार्मास्यूटिक्स में हम ये भी पढ़ते हैं कि 40-75 पे डिग्रेडेशन कैसे होता है और वो स्टडी एक्स्ट्रापोलेट करके शेल्फ लाइफ कैसे देते हैं वो पता होता है। लेकिन एग्जैक्टली लिमिट्स क्या होते हैं, कहाँ रिफर करना है, ये पता नहीं होता। और बाय द टाइम उनको पता हो, अगेन जाने का टाइम आ जाता। तो हो सकता है कि आप में से किसी को भी मालूम हो, बट ये जो मैं बता रहा हूँ ये उन सब बच्चों के लिए है जिनको ये चीजें ना पता हो। तो ये चीजें पता होनी जरूरी होती है इम्प्योरिटीज का। हो सकता है आप, क्योंकि यूजुअली आप क्या करते हो, आपके एमफार्म के थीसिस या बीफार्म में उसमें आप फॉर्मुलेशन बना लेते हो, रिलीज वो चेक कर लेते हो। आई डोंट थिंक कॉलेज में शायद उतना स्टेबिलिटी को देखा जाता है, लेकिन स्टेबिलिटी इज द हार्ट ऑफ योर
प्रोजेक्ट, जैसे बायो अवेलेबल होना इंपॉर्टेंट है, वैसे स्टेबल प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है। भाई आपका लिमिट क्रॉस हो गया तो आपका प्रोडक्ट कभी एफडीए अप्रूव नहीं करेगा, तो दैट इज व्हाई यू हैव टू कंट्रोल दिस। तो आई थिंक बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए, शुरू करने के लिए ठीक है। जब हम आगे जाएंगे तो ये है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स अब ऑनलाइन एफडीए के साइट्स पे जो सब लिटरेचर सर्च है वो देखेंगे। अब एक चीज ये भी होती है कि थोड़ा सा आगे पीछे होता है कि अब जैसे आपका ये हो गया, तो लिटरेचर सर्च के पैरेलल में आपके पास में एक ऑप्शन होता है कि आप एपीआई की स्टडी करें, एपीआई के वेंडर्स आइडेंटिफाई करें और उनसे डीएमएफ मंगा कर ले लें। यह हो सकता है कि आप इसी स्टेज पे कर डालो, या ये हो सकता है कि आप थोड़ा ये, लेकिन आइडियली अगर आपको टाइम बचाना है, ये बचाना है, तो आप इसी स्टेज पे। तो अभी मैं इतना क्लियर नहीं हूं कि मैं आपको कल डिस्कस करूं, वेंडर सिलेक्शन का डिस्कशन करूं या लिटरेचर सर्च का। मेरे हिसाब से हम पहले लिटरेचर सर्च पूरा कर लेते हैं, और जैसे मैं आज ही बता डाल रहा हूँ कि इसके पैरेलल में आपको वेंडर और एपीआई सिलेक्शन कौन सा सोर्स रहेगा वो भी कर रहे हो, तो यहाँ पे भी मैं बता दे रहा हूँ। और ये लिटरेचर सर्च होने के बाद में जब एपीआई सिलेक्शन कैसे करते हैं जो मैं बताऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा, अगेन याद दिलाऊंगा कि यार पीछे के स्टेज पे ही आपका पैरेलल में हो जाता है एपीआई का सिलेक्शन। तो ये हम उस टाइम देखेंगे। तो आई थिंक सिंक नहीं तोड़ना चाहिए, तो वी विल मूव अहेड विथ लिटरेचर सर्च। अगर मैं ये ऑफिस में कर रहा था तो मेरे दोनों चीजें पैरेलल चले होते हैं, लेकिन क्योंकि अब मैं अकेला आपको बता रहा हूँ तो मेरे को पॉसिबल नहीं है, या फिर मेरा सिंक टूटेगा। तो लेट अस सी, इसको अभी ऐसे ही रख दे, या आप समझ ले ले, और जो लिटरेचर सर्च वाला पार्ट है वो हम कंटिन्यू करेंगे, और फिर एपीआई का सोर्स कैसा फाइनलाइज होता है या हम आगे जाके लिटरेचर सर्च के बाद में देखते हैं। तो आई होप आप लोगों को ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू पुट कमेंट्स, और those who can contact me also, and you can always get back to me। अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा या कुछ दिक्कत है तो I'll be more than happy to explain things to you। So that's all for today। Have a very good night and let us meet tomorrow। Thank you for watching and thank you for all your support।